नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे हम आज की बड़ी खबरों का। चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। वे आज यूपी के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वे नेपाली मंदिर से संगलय वृद्धा आश्रम के लिए शिलान्यास करेंगे। सैकड़ों साल बाद ये पहला मौका है जब नेपाल के शासक यहां शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। इससे पहले 1784 में नेपाल नरेश रणबहादुर वीर विक्रम शाह द्वारा काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के अनुकृति वाले नेपाली मंदिर और धर्मशाला का शिलान्यास किया गया था। लोकार्पण की दृष्टि से 235 साल बाद और शिलान्यास की दृष्टि से 238 साल बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं। नेपाल के पीएम का एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नेपाली मंदिर तक जाने में पूरे रास्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। नेपाली पीएम और सीएम योगी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ धाम पहुंचकर वहां दर्शन पूजन करने के साथ विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के साथ विश्वनाथ धाम पर बनी एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी देखेंगे। तो ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। सीएम योगी से नेपाल के पीएम की अगर हम बात करें तो वह मुलाकात करने वाले हैं और उनके स्वागत को लेकर के बताया जा रहा है कि खास तौर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो आज ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ से वह काशी में आज मुलाकात करेंगे। साथ ही स्वागत को लेकर के अगर हम बात करें तो जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वह भी होंगे। भारत दौरे पर हैं नेपाल के पीएम। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है और इस दिन वे सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात भी करने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पूजा अर्चना की जाएगी। सीएम योगी और नेपाल के पीएम देउवा की बात करें तो वे आज साथ में नजर आने वाले हैं। उनके स्वागत को लेकर के भव्य तैयारियां की जा रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर के मंदिर तक बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। को जानकारी दे रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से आज नेपाल के पीएम की बात करें तो वह मुलाकात करने वाले हैं। वाराणसी दौरे पर हैं आज नेपाल के पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ से आज वह मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत के 3 दिन से दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। काशी विश्वनाथ मंदिर की भी बात की जाए तो वहां पर दर्शन पूजा करेंगे और योगी आदित्यनाथ से कई अहम मुद्दों पर आज वो चर्चा भी करने वाले हैं। तो दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करें तो आज नेपाल के पीएम मुलाकात करने वाले हैं और ये दौरा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। फिलहाल देखना होगा आखिरकार इस दौरान क्या कुछ मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। लोकार्पण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 235 साल बाद और शिलान्यास की दृष्टि से बात की जाए तो 238 साल बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे।
नेपाल के पीएम का एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नेपाली मंदिर तक जाने में पूरे रास्ते तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। नेपाली पीएम और सीएम योगी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा सबसे पहले काल भैरव मंदिर में पहुंचकर काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ धाम पहुंचकर वहां पर दर्शन पूजन करने के साथ ही विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के साथ विश्वनाथ धाम पर बनी एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी देखेंगे। तो आज काशी विश्वनाथ में कई अहम कार्यक्रम हैं जो होने जा रहे हैं, जिसमें नेपाल के पीएम शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ आज मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बात करें तो संवाददाता राम सुंदर इस वक्त जुड़ गए हैं। राम, अगर हम बात करें तो पहले लगातार दौरे भी देखने को मिल रहे हैं और अब भारत के दौरे पर हैं नेपाल के पीएम। कितना महत्वपूर्ण दौरा हम इसे माने? सीएम योगी आदित्यनाथ से वे आज मुलाकात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। काशी और पशुपतिनाथ का जो एक सर्किट बनने के बाद बात हो रही है, उसी को लेकर यह काफी महत्वपूर्ण है। वैसे भी भारत और नेपाल का जो अपना संबंध रहा है जी, उसको और मजबूत करने के लिए काशी से पशुपतिनाथ को जोड़ने की योजना भारत सरकार और नेपाल सरकार की है। उसी को लेकर आज जब वाराणसी में नेपाल के प्रधानमंत्री आएंगे तो वो पूरे कार्यक्रम को करेंगे। सबसे पहले वो दर्शन करने आएंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और उसके बाद वह काशी विश्वनाथ के बाद ललिता घाट पर एक आश्रम है जिसका जीर्णोद्धार करेंगे। वही पशुपतिनाथ का एक छोटा मंदिर है, मंदिर का जीर्णोद्धार होगा और फिर बनारस और पशुपतिनाथ काठमांडू एक फिर जुटेगा। जी बिल्कुल। राम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम कितने बजे होना है, कितने बजे नेपाल के पीएम काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, वाराणसी वह पहुंचेंगे और उसके बाद क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाले हैं? हेलो देखिए जी, हेलो जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है जी। देखिए, दोपहर बाद प्रधानमंत्री नेपाल आएंगे और उसके बाद जो बाबा का दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद जो है वो ललिता घाट जाएंगे, जहाँ कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे और वो ललिता घाट पर स्थित वृद्धा आश्रम, पशुपतिनाथ मंदिर, सभी जगहों पर जाएंगे जहाँ जीर्णोद्धार का कार्यक्रम होना है। बिल्कुल। और क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा भी हो सकती है? जी हाँ, अगर बात करें तो भारत, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाएं आपस में कटती है, गोरखपुर वाला जो हिस्सा है, और वहां से जो कभी कभी ये होता कि देखने में आया है कि काफी मात्रा में पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो नेपाल के रास्ते नकली नोट या असलहे की तस्करी आदि जैसे कई और भारत विरोधी गतिविधि में शामिल थे। उसको रोकने के लिए भी संभवतः चर्चा होने की मुख्यमंत्री से संभावना है। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के करौली में बड़ा बवाल मच गया है। आपको बता दें कि बीते कल में करौली में 9 सितंबर के अवसर पर बाइक रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान रैली पर पथराव शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक पथराव में करीब 42 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी बन गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने शहर में स्थिति को काबू करने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। शहर में पूरा कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कल देर रात तक इंटरनेट बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं। बाइक रैली पर हुए पथराव में कोतवाली थाना अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को जिला सामान्य चिकित्सालय में भर्ती भी कराया गया है। आपको बता दें कि अब तक 20 से ज्यादा दुकानें और बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं सीएम गहलोत ने इस मामले को लेकर के
ट्वीट करते हुए कहा कि करौली में हुई घटना को लेकर डीजी पुलिस से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली जाएगी। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती निपटने के निर्देश दे दिए हैं। मैं आमजन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था बनाने में भी सहयोग करें। मणिपुर की सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को उनके 16 साल के अफस्पा विरोधी आंदोलन के लिए सम्मानित करेगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इरोम शर्मिला की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अफस्पा विरोधी आंदोलन के तहत 16 साल तक धरना और भूख हड़ताल करते हुए अपना आधा जीवन बलिदान कर दिया। केंद्र सरकार ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर और नागालैंड के कई हिस्सों से सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA को हटा दिया है। इस अधिनियम के हटाने के कुछ घंटों बाद मणिपुर सरकार ने आयरन लेडी इरोम चानू शर्मिला को उनकी 16 साल की भूख हड़ताल के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है, जो AFSPA विरोधी आंदोलन का हिस्सा था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि हम निश्चित तौर से उन्हें आमंत्रित कर उनका सम्मान करेंगे। मैं मणिपुर के लोगों व मुख्य रूप से शर्मिला की सराहना करता हूं, जिन्होंने 16 साल तक धरना और भूख हड़ताल करते हुए अपना आधा जीवन बलिदान कर दिया। मैं सभी लोगों को उन्हें समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य के कम से कम 15 पुलिस थानों के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए AFSPA को हटा दिया गया है। मणिपुर की जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला 4 नवंबर 2000 में अगस्त 2016 तक भूख हड़ताल पर थी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, असम और मणिपुर से अफस्पा कानून को हटा दिया है। इस फैसले पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार के काम को श्रेय दिया, तो वहीं पीएम मोदी की खुलकर तारीफ भी की। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं और भारत सरकार में मंत्री भी हूं और साथ साथ कई सालों से जो राजनीति में मैं एक अपोजिशन के रूप में भी कई सालों से सांसद के रूप में काम किया और आज एक मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। और जो हम एक ज़माने में मांग करते थे, तो आज सपना साकार होते हुए एक संतुष्ट भाव भी हो रहे हैं। सो आई एम एड्रेसिंग यू विद ए सेंस ऑफ प्राइड एज वेल एज ए ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले तो पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट अब मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। हमेशा हम सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, यानी कि परिस्थिति ऐसा था इस देश में कि दिल्ली या जो मेनलैंड इंडिया है उसको ही मेन स्ट्रीम मानते हैं और नॉर्थ ईस्ट जो है वो साइड स्ट्रीम है। ऐसा परिस्थिति था, इसलिए सब लोग कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। और आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट इज ऑलरेडी द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तवज्जो दिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से काम किया गया है और शुरुआत में ही लुक इस पॉलिसी को एक्ट इस पॉलिसी में टर्न किया और फिर एक्शन शुरू हो गया, उसके बदौलत आज नॉर्थ ईस्ट पूरे के पूरे एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में खड़ा हुआ है। डेवलपमेंट और पीस ये दो ट्रैक हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ नहीं।
बरेली में पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक शहजिल इस्लाम की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। जहां एक कार्यक्रम में पहुंचे सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने कहा कि पहले हमारी पार्टी के सदन में कम विधायक होते थे, तो योगी आदित्यनाथ हमारे नेताओं और लोगों के लिए तमाम अपशब्द भी बोल दिया करते थे, मगर इस बार हम 175 हैं और मजबूत विपक्ष के रूप में इस बार अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। ग्रहण करा। जब मैं 28 तारीख को शपथ लेने गया तो जो हमसे पहले जो विधायक थे 2017 के कार्यकाल में, तब वो विधायक हमको बताते थे कि अच्छा हुआ हमारे 126 विधायक आ गए। पहले कुल 47 विधायक थे और 47 में से कभी हाउस के अंदर 30 आते थे, कभी 25 आते थे, कभी 35 विधायक आते थे। और योगी जो कि नेता सदन थे वहां पर, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी छोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे अब्दुल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आप ही सोचिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है। सबको 1-1 लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे और कोई जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होने देंगे। तो इसलिए मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो आप हमें बताएं, संगठन को बताएं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करेगी, उन्माद फैलाने की कोशिश करेगी तो हम भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ संजीव सक्सेना साहब को कि जिन्होंने एक आलीशान प्रोग्राम का भी और प्रोग्राम के बाद खाने का भी इंतजाम ग्रहण करा। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि 22 मार्च से अब तक यानी 13 दिन में पेट्रोल 8 रुपए लीटर तक महंगा हो चुका है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के रेट में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ताजा अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल जहां 118 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, तो वहीं अब डीजल 102 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 103.41 तक पहुंच गई है, जबकि डीजल 95 रुपए प्रति लीटर के करीब है। IOCL के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल अब 120.96 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचा है, जबकि डीजल 103 के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे अधिक महंगा बताया जा रहा है, यानी कि पिछले 13 दिनों में पेट्रोल के जो दाम है वो 8 रुपए तक बढ़ चुके हैं।
उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली से हीट वेव की चेतावनी भी दे दी है। अगले 2 दिन में दिल्ली का तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को आज यानी 3 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हीट वेव की संभावना भी जताई है। इसके अलावा 6 अप्रैल के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और मध्य प्रदेश में भी लू चलेगी। साथ ही हीट वेव का असर भी दिखाई देगा। वहीं इसको लेकर डॉक्टर्स ने भी लोगों से अपील की है कि पानी और ठंडी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आपको बता दें कि अडानी ग्लोबल इंडेक्स में 10वें स्थान पर है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अंबानी 11वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं ब्लूमबर्ग बैलेनरीज इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि अडानी समूह बंदरगाहों की बात की जाए और एयरपोर्ट से लेकर के थर्मल ऊर्जा और कोयले तक की कंपनियों को नियंत्रित करते हैं और अब उनकी कुल संपत्ति 100 बिलियन डॉलर है। पिछले कुछ महीनों में अडानी और अंबानी अरबपतियों की लिस्ट टॉप स्थान के लिए एक दूसरे से आगे पीछे होते रहे हैं। वहीं अगर दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बात करें तो वहीं टेस्ला के एलन मस्क पहले नंबर पर 273 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ मौजूद हैं। इसके बाद अमेज़न के जेफ बेजोस 188 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत होते ही मंदिरों में जगह जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं अब आपको बताते हैं कि नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि आज कौन सी देवी की पूजा की जाती है और 9 दुर्गों के औषधीय स्वरूप के बारे में भी जानिए इस रिपोर्ट में। दुर्गा का दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी कहा जाता है। ब्राह्मी आयु को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों को नाश करने के साथ साथ संवर को मधुर करने वाली है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है, क्योंकि ये मन और मस्तिष्क में शांति प्रदान करती है। ये वायु विकार और मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। ये मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति ने मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी शुरू करी। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव से विवाह होने के कारण वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्र के पावन पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। नवरात्र की शुरुआत से ही लोगों में बेहद उत्साह देखा गया। अब आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर माता को प्रसन्न कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।